आज हम जो कवर करेंगे वो होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 18 और सेक्शन 19। सेक्शन 18 डील्स विद द बिजनेस इनकम, income with respect to profit on debts, income with respect to lease business, and income with respect to mutual funds and related funds. Then section 19 deals with the speculation business, और वहाँ पे हमें ये बताता है जी कि स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है और उसके साथ स्पेशल क्या ट्रीटमेंट करना है, और हमने स्पेकुलेशन बिजनेस को एक आम बिजनेस से अलग किया जाता है तो क्यों किया जाता है। तो मूव करते हैं जी सेक्शन 18 की तरफ। सेक्शन 18 का सब सेक्शन 1 हमें बताता है जी कि बिजनेस इनकम क्या होती है इन द आइज़ ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। एक चीज़ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है कि इनकम को हम दो किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। एक इनकम है टैक्सेबल इनकम और एक होती है अकाउंटिंग इनकम। अगर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं या आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, अकाउंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, तो आप नेट प्रॉफिट्स को बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट से सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस लेस करने के बाद फिगर आती है। अब टैक्सेबल इनकम जो है वो डिफरेंट होती है एज़ कंपेयर टू नेट प्रॉफिट या अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसमें क्या फ़र्क है ये हम बाद में जानेंगे, अगली डिफरेंट जो क्लासेस या हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें हम इसको समझेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत इनकम फ्रॉम बिजनेस की डेफिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें कवर की जाती हैं। सेक्शन 18(1) का सब सेक्शन ए जो ब्रीफ कर रहा है वो ये कहता है कि किसी किस्म के प्रॉफिट या गेन जो आपने साल के दौरान अर्न किए, भले वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के हों, भले वो कॉमर्स हो, ट्रेडिंग हो, प्रोफेशनल आपकी कोई एक्टिविटी हुई हो, एडवेंचर कोई आपने किया हो, आपने कोई सर्विसेज रेंडर्ड की हो, तो ये तमाम की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ कहलाएंगी और इनके ऊपर आने वाली आमदनी या हासिल होने वाली आमदनी जो है वो इनकम फ्रॉम बिज़नेस कंसिडर होगी। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आप लोग जानते हैं, अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस की जाती है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट की जाती है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बोलते हैं। कॉमर्स के अंदर जो है वो चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त होती है, माल ले तजारत ख़रीदा जाता है और उसको बेचा जाता है। प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में वो लोग जिनको हम लॉयर कह सकते हैं, एक्टर कह सकते हैं, डॉक्टर्स कह सकते हैं, अकाउंटेंट्स कह सकते हैं, और इस तरह के जो प्रोफेशनल किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और एडवेंचर में हम यूँ कह सकते हैं जी कि आप रूटीन का तो कोई एक बिज़नेस नहीं करते, लेकिन आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि आपकी रूटीन से हटकर भी है, लेकिन वो ऐसी एडवेंचर टाइप की एक्टिविटी है कि उससे आपको कुछ प्रॉफिट्स अर्न हुए। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपने वैसे एक प्लाट बेचा, आपके पास एक प्लाट है, आप इंडिविजुअल हैं और आपने एक प्लाट बेचा, तो उस प्लाट से हासिल होने वाली आमदनी जो है वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस की डेफिनेशन में तो नहीं आएगी। लेकिन आप किसी एक टैक्स ईयर में 5-6 प्लाट्स ले लेते हैं, बेचते हैं, ले लेते हैं, बेच देते हैं, तो अब ये एक आपने अपने तौर पे तो एक एडवेंचर कर दिया, आपने डिफरेंट एक्टिविटी कर दी, लेकिन ये आपका बिज़नेस ही कंसिडर होगा क्योंकि आपने यहाँ से मुनाफा जो है एक रूटीन के तौर पे कमाया, आपने इस एक्टिविटी को एक रूटीन एक्टिविटी बना लिया। अब ज़रूरी नहीं है कि अगले साल आप ये एक्टिविटी करें, अगले साल आप कोई और एक्टिविटी करेंगे, तो ऐसी एक्टिविटी को हम जो है वो इनकम फ्रॉम बिज़नेस की डेफिनेशन में ले लेते हैं। फिर गुड्स की सेल्स हों या सर्विसेज प्रोवाइड करें आप, मसलन शॉपकीपर जो है वो आमतौर पे एक दुकानदार जो है वो चीज़ें ख़रीदता और बेचता है, तो उसकी तमाम एक्टिविटी जो है वो इनकम फ्रॉम बिज़नेस में आएंगी, जो माल तजारत वो ख़रीदता और बेचता है। प्रोफेशनल को मैंने डिस्कस कर लिया अभी थोड़ी देर पहले।
और एसोसिएशन में डिफरेंट आपकी एसोसिएशन आती हैं, मसलन ICMAP है, ICAP है, इस्लामाबाद क्लब है, लेयर क्लब है। अब ये अलग बात है कि कुछ एसोसिएशंस को कैटेगरिकली इनकम टैक्स लॉ ने एग्जेम्पशन दी हुई है कि भाई इनकी इनकम एग्जेम्प्ट है पार्शली और होली, वो एक अलग फैक्टर होगा। लेकिन कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल अगर मिल के कोई सर्विसेज रेंडर करेंगे या किसी किस्म की कोई सप्लाईज़ या गुड्स को सप्लाई करेंगे, ख़रीदेंगे, बेचेंगे, उसमें तजारत करेंगे, तो ये इनकम फ्रॉम बिज़नेस कंसिडर होगी। आगे उसकी एग्जेम्पशन एक सेपरेट मैटर है। फिर एक और कैटेगरी आ जाती है जिसको हम इनकम फ्रॉम बिज़नेस कंसिडर करते हैं जी, कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, अदारा है, जो कि या इंडिविजुअल है जो कि किसी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी को लीज़ के ऊपर या किराए के ऊपर देता है। हायर परचेज़ होती है या लीज़ होती है या वैसे रेंटल के तौर पे प्रोवाइड करता है। उसमें प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके कवर होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने एक इंडिविजुअल हूँ मैं, और मैंने एक शॉप बना ली है, उसके अंदर मैं लोगों को किस्तों के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें देता हूँ, लैपटॉप्स देता हूँ, या इस तरह की कोई चीज़ें जो है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे देता हूँ। तो ये मेरा एक बिज़नेस है, ऑल्दो ये एक लीजिंग का बिज़नेस है, या समटाइम्स इसको हायर परचेज़ एग्रीमेंट या हायर परचेज़ का बिज़नेस भी कहा जाता है। तो ऐसी बिज़नेस इंडिविजुअल हो, ऐसा बिज़नेस AOPs करें या कोई कंपनी करे, तो ऐसे सोर्स से हासिल होने वाली आमदनी जो है इसको हम इनकम फ्रॉम बिज़नेस ट्रीट करेंगे। अब एक और सिचुएशन आ जाती है जी, समटाइम्स आप लोग किसी एक बिज़नेस रिलेशनशिप में होते हैं, वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या अपकमिंग कोई फ्यूचर का हो, उससे आप इन कैश के अलावा इन काइंड कुछ चीज़ ले लेते हैं। इन काइंड के अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। एक एग्जांपल लॉ ने यहाँ पर दी है जी कि आप से फॉर एग्जांपल उससे इंटरेस्ट फ्री लोन ले लेते हैं। अब ये जो आपने बेनिफिट या पर्क्स की सूरत में किसी बिजनेस रिलेशनशिप की कंडीशन में लिया या हालत में लिया, और ये प्रॉफिट या ये गेन या ये बेनिफिट इनकम फ्रॉम बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएगा। एक मिसाल देने की कोशिश करता हूँ कि एक डेवलपर है, लैंड का डेवलपर है, उसका काम है रोड्स बनाना, वहाँ पे फैसिलिटीज़ किसी एरिया में देना और वहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना। और ये डील करता है जी किसी लैंडलॉर्ड के साथ कि मैं आपकी एक हाउसिंग सोसाइटी डेवलप कर दूँगा, इसके रोड्स बना दूँगा, इसके तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर दूँगा। ये उसका बिज़नेस तो है, उसमें उसके अगेंस्ट वो उसे कह देगा जी कि मैं आपसे इतने करोड़ रुपया ले लेता हूँ। जब वो बिज़नेस ख़त्म हो जाता है, वो लैंड डेवलप हो जाती है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो जाते हुए जो लैंड लॉर्ड है उसे कहता है जी कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी आपके पास मौजूद थी, जो कि हमने आपको प्रोवाइड की थी, आपकी अपनी नहीं है, लेकिन हम आपको दे देते हैं क्योंकि हमारे किसी काम के नहीं है, हमने रोड बना लिए हैं, अब आप बेशक इसे ले जाएं, या उसे किसी सब्सिडाइज रेट पे दे देता है वो। तो अब मार्केट रेट से अगर कम होगा या फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ दैट लैंड डेवलपर। समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि लैंड डेवलपर जो हैं वो जहाँ पर किसी सोसाइटी की, किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट की लैंड डेवलप करते हैं, तो उनको रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो दे दिए जाते हैं, ये उनकी डील होती है। तो अब ऐसी सूरत में उन प्लॉट्स की फेयर मार्केट वैल्यू जो है दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ द पर्सन और ऑफ द पार्टी हु इज गोइंग टू डेवलप दैट लैंड एरिया। आई होप इट्स क्लियर। फिर मैनेजमेंट फ़ी ड्राइव बाय या मैनेजमेंट कंपनी, डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, तो वो अगर फ़ी चार्ज करती हैं तो वो जो है वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस की डेफिनेशन में आता है। सेक्शन 18(1) के बाद आता है सेक्शन 18(2). सेक्शन 18(2) हमें गाइड करता है जी कि बाज़ औक़ात एक पर्सन जो है वो प्रॉफिट्स
अर्न कर रहा होता है बाय एडवांसिंग अ लोन, मसलन कर्जा देता है लोगों को पैसे देता है और उस पैसे से बदले में सूद लेता है या प्रॉफिट्स लेता है. दिस कैन बी एन इंडिविजुअल, दिस कैन बी एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, दिस कैन बी अ कंपनी. आमतौर पे ये बैंक्स काम करते हैं, लेकिन कभी कभी ये काम जो है इंडिविजुअल या एओपीज भी कर रही होती हैं. तो कोई भी ऐसा बंदा वो अगर किसी को एडवांस देता है, लोन्स देता है और उससे वो प्रॉफिट अर्न करता है, यानी कि जिसको हम प्रॉफिट ऑन डेट्स बोलते हैं, तो ये जो प्रॉफिट्स हैं ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ट्रीट नहीं होंगे, बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्रीट होगा. अगर हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके पढ़ें तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड डेट की जो बात हुई है वो बेसिकली किसी एक ऐसे बंदे की हुई है जिसका ये रूटीन का बिजनेस नहीं है कि वो लोगों को पैसे दे और वो उससे प्रॉफिट ऑन डेट अर्न करे. वहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि वो बंदा अपने पैसे को सेफ साइड पे रिजर्व के तौर पे या इन्वेस्टमेंट के तौर पे कहीं पे रखता है, इंडिविजुअल हो या एओपी हो, तो वो जो है उसको जो पैसे मिलते हैं सूद की सूरत में या मुनाफे की सूरत में, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. वेयर एज यहाँ पर क्या है जी कि उस बंदे का अगर ये काम है कि उसने लोगों को पैसा देना है, लोन्स देने हैं और उससे जो है वो इंटरेस्ट कमाना है, रूटीन एक्टिविटी है. अगर ऐसी रूटीन एक्टिविटी होगी तो दैट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस. तेज़ी से इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं, सब सेक्शन को. एनी प्रॉफिट ऑन डेट ड्राइव्ड बाय अ पर्सन वेयर द पर्सनस बिजनेस, यानी कि उसका कारोबार है क्या, इज टू ड्राइव सच इनकम, यानी कि वो रूटीन में ये काम करता है, उसका ये रूटीन बिजनेस है, टू ड्राइव द इनकम फ्रॉम डेट. तो ऐसी सूरत में दैट इनकम या प्रॉफिट ऑन डेट शैल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस, ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. नेक्स्ट चलते हैं जी. सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 हमें गाइड करता है जी कि अगर आपके लीज रेंटल्स के ऊपर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या किसी बैंक ने कोई ऐसा एसेट लीज आउट किया हुआ है, भले वो एसेट उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी है या उसने ख़रीद के दे दिया है या इनडायरेक्टली दिया है. मसलन आपकी गाड़ियाँ जो आप लीज़ पे लेते हो या आप इंस्टॉलमेंट पे बहुत से एसेट्स अदर देन व्हीकल्स भी लेते हो, मशीनरी लेते हैं, लैपटॉप्स की स्कीम्स आती हैं, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे रहे होते हैं. इस तरह के रेंटल्स उस बैंक के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो हैं वो क्या कहलाएंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएंगे, ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की डेफिनेशन में आएगा या किसी और हेड में जाएगा. इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है, अंडरलाइन की हुई है जी, कि वो एसेट समटाइम जो है वो उसकी ऑनरशिप में होता है, मतलब वो बैंक जो है वो गाड़ियाँ खुद खरीद के अपने पास रख के फिर दे, या डायरेक्ट जो है वो पार्क सुजुकी मोटर्स से या टोयोटा से या होंडा से आपको खरीदवा के दे और उसको फाइनेंस कर दे. दोनों सूरतों में अगर लीजिंग का बिजनेस है तो उसके लीज रेंटल जो हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, इनकम फ्रॉम बिजनेस. आमतौर पे ऐसा होता ही है कि वो जो एसेट है वो उस बिजनेस के या बैंक के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के या लीजिंग कंपनी की ऑनरशिप में नहीं होती, वो जस्ट फाइनेंस कर रहा होता है. तो इस वजह से ये यहाँ पर एक लाइन डाल दी गई है, वेदर दैट एसेट इज ओन्ड बाय और नॉट बाय दैट इंस्टीट्यूशन और बिजनेस. बस वो लेसर होना चाहिए, वो लीजिंग का बिजनेस कर रहा हो. 18(4) के अंदर म्यूचुअल फंड को बताया गया जी कि होता क्या है, आपके पैसे जो बैंक्स जो इन्वेस्ट करते हैं, बैंक आपसे अगर पैसा लेता है तो उसको डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट टाइप्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है. कभी उस पैसे को जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा होता है, कभी उसकी जो है फर्दर कहीं और फाइनेंसिंग कर रहा होता है, वट एवर द टाइप ऑफ बिजनेस इज. अब उसमें जो भी बिजनेस कर रहा है तो म्यूचुअल फंड की भी एक टाइप आ जाती है, एक कैटेगरी आ जाती है कि बैंक या आपका जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं
वो क्या करते हैं कि आपसे लिए हुए पैसे को कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और वो म्यूचुअली कहीं पे आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट होती है, या कैपिटल वेंचर कैपिटल फंड होता है, प्राइवेट इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। तो किसी सूरत में भी कहीं पे इन्वेस्ट करेगा एक बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, तो उससे हासिल होने वाली म्यूचुअल फंड से या वेंचर कैपिटल फंड से या प्राइवेट इक्विटी से जो पैसा या आमदनी हासिल होगी उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये कैटेगरिकली 18(4) में बता दिया गया है कि दैट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस। एक बैंकिंग कंपनी, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर अपने फंड्स को, अपने पैसे को, अपने जो उसके पास फाइनेंसेस हैं उनको कहीं पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा, तो उस म्यूचुअल फंड से जो आने वाला मुनाफा होगा, जो इनकम होगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं ट्रीट होगी, क्योंकि बैंक का बिजनेस ही फंड्स के साथ प्ले करना होता है, फंड्स को इन्वेस्ट करना होता है, उनसे मुनाफा कमाना होता है। लोगों से वो फंड्स लेते हैं और उसी फंड्स को आगे डिफरेंट शेप में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। दैट कैन बी अ म्यूचुअल फंड, that can be a some other type of investment. नेक्स्ट मूव करते हैं जी। यहाँ पे हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस कवर कर लिया। सेक्शन 19 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें गाइड करता है जी कि स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने कि इनकम फ्रॉम बिजनेस इज टू बी कंसिडर्ड एज सेपरेट फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस होता क्या है ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देख लेंगे, लेकिन एक मेन आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है कि हम यहाँ पर स्पेकुलेशन बिजनेस को सेपरेटली क्यों पढ़ रहे हैं, या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने इसके लिए अलहदा से स्पेशल क्लॉजेज क्यों दी हैं। वो उसकी रीज़न जो है दैट इज़ ओनली कि इनकम फ्रॉम बिजनेस को आपने सेपरेट ट्रीट करना है, और अगर आपका कोई स्पेकुलेशन बिजनेस है, स्पेकुलेशन बिजनेस होते क्या हैं इसको हम अभी चंद लम्हों बाद समझ लेंगे, तो उसको हमने सेपरेटली ट्रीट करना है और उसकी सेपरेट अकाउंटिंग होगी, टैक्स अकाउंटिंग होगी, और फिर अकॉर्डिंगली उसके ऊपर टैक्सेशन जो है वो कैसे करनी है, ये गाइडलाइंस जो हैं आने वाले चंद लम्हों में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 19(2) हमें बताता है जी कि स्पेकुलेशन बिजनेस है क्या चीज। इन अ लेमैन लैंग्वेज, एक सादा जुबान में एक आम आदमी की समझ के लिए स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है। एक ऐसा बिजनेस या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर आपने कोई कमोडिटी या शेयर, स्टॉक, किसी किस्म की कोई चीज खरीदनी है और उसको बेचना है विद द स्पेसिफाइड पीरियोडिक्स, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद, क्वार्टरली 3 महीने बाद, एक ख़ास टाइम के बाद। लेकिन वो जो चीज़ आप खरीदते या बेचते हैं उसकी फिजिकल मूवमेंट नहीं होती, आप उसको फिजिकली एक्सचेंज नहीं करते या डिलीवर नहीं करते या ट्रांसफ़र नहीं करते, बस वो कागज़ों में होती है, वो नोशनल होती है, वो इमेजिनरी होती है या बुक्स में सिर्फ होती है। कोई ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, लेकिन उस चीज़ की विच इज़ बीइंग सोल्ड और परचेज्ड, उस चीज़ की फिजिकल मूवमेंट नहीं होती, बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री होती है या बुक्स के अंदर जस्ट उसकी एंट्री होती है, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलेंगे? स्पेकुलेशन बिजनेस। फिजिकल मूवमेंट नहीं होगी किसी चीज़ की अगर, और वो चीज़ खरीदी जा रही है, परचेज हो रही है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? स्पेकुलेशन बिजनेस। अब 3 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने सेक्शन 19(2) ने एक्सक्लूड कर दिया है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो दैट इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विद स्पेकुलेशन बिजनेस। उसको कन्फ्यूज नहीं करना आपने, इसको हम स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं मानेंगे।
एक ऐसी सिचुएशन है जी जिसमें अगर कोई रॉ मटेरियल या आपने कोई मर्चेंडाइज यानी कि फिनिश गुड्स परचेज करनी है और वो उसके अंदर आप फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई आज हम बैठे हुए हैं 1 जुलाई 2020 में, आपने मुझे सितंबर 1 2020 को XYZ की चीज़ प्रोडक्ट फिजिकली डिलीवर करनी है इतने रेट के ऊपर। और इसका पर्पस ये होता है कि प्राइसेस वेरिएशन ना आ जाएं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि हमने ये काम एडवांस में कर लिया, रेट आज डिसाइड कर लिया, चीज़ फिजिकली डिलीवर होगी 1 सितंबर 2020 को। अज्यूम कर लेते हैं जी एक शुगर मिल है, वो गन्ने का कारोबार करती है और गन्ना खरीदती है और उससे चीनी बनाती है। अब शुगर मिल आज 1 जून या 1 जुलाई 2020 को मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि भाई आपने जनवरी 1 को 2021 को हमें गन्ने की सप्लाई देनी है और इस रेट पर देनी है। गन्ने की सप्लाई फिजिकली एक्चुअली फैक्चुअली होगी, लेकिन एडवांस में आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है जो कि रॉ मटेरियल या सप्लाई ऑफ गुड्स मर्चेंडाइज या मर्केंटाइल का वर्ड यहाँ पे लॉ में यूज़ हो रहा है, ऐसी चीज़ें अगर आपने लेनी, खरीदनी या बेचनी होंगी तो ऐसे बिजनेस को स्पेकुलेटिव बिजनेस या स्पेकुलेशन बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं लिया जाएगा। वाइड सेक्शन 19(2) सब सेक्शन या सब क्लास ए। सब क्लास बी क्या कह रही है जी कि समटाइम्स आप जिस तरह वहाँ पे मर्चेंडाइज या रॉ मटेरियल की बात होती है, इसी तरह आप स्टॉक्स एंड शेयर्स को परचेज एंड सेल करते हैं फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन को अवॉइड करने के लिए। आप एक डीलर जो है उसके साथ एंटर हो जाते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और उससे कहते हैं जी कि आपने मुझे ये वाले शेयर्स जो हैं वो इतने अरसे के बाद या फलां डेट को इतनी प्राइस पे देने हैं। आप क्या फील कर रहे हैं जी कि प्राइसेस के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन फिज़िकली वो शेयर्स आपके पास आएंगे, स्टॉक्स जो है वो आपके पास आएंगे, उसकी प्रॉपर आपकी हैंडिंग टेकिंग होगी। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं दैट इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड एज स्पेकुलेशन बिजनेस। एंड द थर्ड कैटेगरी इज a contract is entered into by a member of forward market or a stock exchange in the course of any transaction in the nature of jobbing arbitrage to guard against any loss which may arise in the ordinary course of a business as such a member। कि एक स्टॉक एक्सचेंज या फॉरवर्ड मार्केट के साथ जो है वो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है टू इन ऑर्डर टू अवॉइड द या गार्ड द लॉस अगेंस्ट द फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो कैटेगरी जो है या ये कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी जो है दैट डजंट फॉल्स अंडर द स्पेकुलेशन बिजनेस। अब हम सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 को देखेंगे जी कि स्पेकुलेटिव बिजनेस या स्पेकुलेशन बिजनेस के हवाले से कानून क्या कहता है, टैक्स का लॉ क्या कहता है, इसको सेपरेट क्यों किया गया है। लॉ ये कहता है जी कि 19(1)(a) में कि ऐसा बिजनेस जिसको स्पेकुलेशन बिजनेस की डेफिनेशन में हम ट्रीट करेंगे या ऐसा बिजनेस जो कि स्पेकुलेशन बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल करता है उसको हम सेपरेट बिजनेस के तौर पे ट्रीट करेंगे। आपका एक बिजनेस है, लाइक फॉर एग्जांपल आप एक स्पेकुलेटिव बिजनेस करते हैं, उसके साथ ही आप जो है वो एक नॉर्मल सेल परचेज का बिजनेस करते हैं। अब एक जो स्पेकुलेटिव बिजनेस होगा उसको उसकी अकाउंटिंग सेपरेट होगी, उसकी इनकम सेपरेट होगी, उसमें से उसकी डिडक्शंस या एक्सपेंसेस लेस सेपरेट होंगे और उसके बाद जो उसका प्रॉफिट या गेन होगा ऑन दैट स्पेकुलेटिव बिजनेस या थ्रू दैट स्पेकुलेटिव बिजनेस उसको लाइन आइटम के तौर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस में ट्रीट करेंगे।
मतलब ये कि इसकी टैक्सेबल इनकम को सेपरेटली आप पहले अकाउंट फॉर करेंगे, उसकी अकाउंटिंग करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। जब वो सेपरेटली कंप्यूट हो जाएगी तो उस अमाउंट को आप फिर क्या करेंगे, एक लाइन आइटम के तौर पर जो आपका रूटीन का बिजनेस है, जो आपकी सेल परचेज या ट्रेडिंग हो रही है, जिसमें फिजिकली चीज़ें सेल परचेज हो रही हैं, वहाँ पे आप लिखेंगे इनकम फ्राम या गेन फ्राम स्पेकुलेशन बिजनेस फला फला, एक लाइन आइटम के तौर पे आखिरी आइटम में आप ऐड अप कर लेंगे। जब हम इसके कहीं पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। यहाँ पे जस्ट इसकी लॉ की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है कि लॉ कर क्या रहा है या लॉ कह क्या रहा है। एक और बात जो कर रहा है सेक्शन 67 को रेफर कर रहा है 19(1)(b), वो ये कहता है जी सेक्शन 67 बेसिकली डील करता है अपॉर्शनमेंट ऑफ द डिडक्शंस कि अगर आपके जो दो डिफरेंट बिजनेसेस हैं या दो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, या एक आपका एक्सपेंडिचर जो है वो किसी एक बिजनेस सोर्स में यूज़ हो रहा है और एक उसके साथ ही उसका एक पार्ट जो है उसी एक्सपेंस का वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसको आपने प्रो रेटा बेसिस पे प्रॉपर एक लेजिटिमेट तरीके से एक रीज़नेबल बेसिस पे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर करना है। जो जिसका हक है, जो एक्सपेंस जिस पर्पज़ के लिए हुआ है, आपने अकॉर्डिंगली उसी को चार्ज ऑफ करना है। अज्यूम करते हैं जी आपकी एक बिज़नेस है, उसके ऊपर एक्सपेंस आया हुआ है, किसी बिल्डिंग की एग्जांपल ले लेते हैं जी। एक बिल्डिंग है, उसका रेंट है, रेंटल आप 50% बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं आपने एक शॉप के लिए, और रिमेनिंग 50% को आपने सबलेट किया हुआ है, रेंट आउट किया हुआ है। अब 50,000 रुपया उसके ऊपर रेंटल्स आ रहे हैं, मंथली रेंटल्स पे कर रहे हैं आप। 50% हिस्सा जो है दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर व्हाट, बिजनेस पर्पसेस, एंड रिमेनिंग 50% पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग इज़ बीइंग यूज्ड फॉर सबलेटिंग। सब लेटिंग के लिए कानून मौजूद है कि सब लेट अगर आप करते हैं और उससे रेंटल्स इनकम लेते हैं तो दैट इज़ टू बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अब इस 50,000 रुपये के रेंटल में से 25,000 रुपये जो हैं वो आपके ट्रीट होंगे बिजनेस एक्सपेंस, और रिमेनिंग 25% जो 25,000 रुपीज़ जो हैं दैट विल बी ट्रीटेड एज अलाउएबल डिडक्शंस फ्राम द रेंटल इनकम ऑफ सबलेटिंग, जो कि आपकी इनकम फ्राम अदर सोर्सेज में होगी और वहाँ पे अकॉर्डिंगली ट्रीट होगी। आई होप इट्स क्लियर। सेक्शन 67 को थोड़ा सा रेफ़र किया गया है, तो यहाँ पर ये बताता है 19(1)(b) के 67 में जिस तरह अपोर्शनमेंट की बात हुई है उसको अकॉर्डिंगली आपने ट्रीट करना है, और स्पेकुलेशन बिजनेस पे सेपरेट हेड के तौर पे आपने उसको अपोर्शन करना है। वो आपका जो प्रोरेटा बेसिस पे एक्सपेंसेस आएंगे स्पेकुलेशन बिजनेस के, उसको सेपरेट ट्रीट करके उसको सेपरेटली अकाउंटिंग करनी है उसकी, जिसका मैंने 19(1)(a) में अभी बताया। और उसके बाद आगे जाके वो बताता है जी नेक्स्ट सेक्शन में, कैनी प्रॉफिट एंड गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस for a tax year computed in accordance with this part shall be included in the person's income chargeable to tax under the head income from business for that years। अब यहाँ पर क्या हुआ जी, वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि अगर आपकी गेन या प्रॉफिट स्पेकुलेशन बिजनेस से हो रहे हैं उसको सेपरेटली आपने अकाउंट फॉर करना है, उसकी इनकम सेपरेट होगी, उसके एक्सपेंसेस सेपरेट लेस होंगे, फिर उस इनकम को या गेन को आप क्या करेंगे, उसको आप लाइन आइटम के तौर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर दैट स्पेसिफिक ईयर जो है वो ऐड अप कर देंगे अदर जो आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसके अंदर। ये सिचुएशन है 19(1)(c) की, जहाँ पे प्रॉफिट्स या गेन फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस होंगे, लेकिन लॉस भी तो हो सकते हैं। तो लॉसेस के हवाले से थोड़ा सा डिफरेंट कानून है कि आपने उन लॉसेस के साथ ट्रीट क्या करना है, या उसका लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा। लॉसेस के साथ ट्रीटमेंट जो होगा वो ये होगा कि उस लॉस को आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगेंस्ट द
लॉस या रादर प्रॉफिट्स ऑफ एनी अदर स्पेकुलेटिव बिजनेस। आपका एक लॉस हुआ किसी एक स्पेकुलेटिव बिजनेस में, उस लॉस को आप उसी साल के अंदर किसी और स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर गेन्स हुए तो उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। सेक्शन 58 को बेसिकली मैं रेफ़र कर रहा हूँ यहाँ पर, ये हमें इसी तरह गाइड कर रहा है कि उसी साल में किसी और स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस, नॉर्मल बिजनेस लॉस नहीं और इनकम नहीं, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में सेट ऑफ करेंगे, और अगर उसमें पूरा सेट ऑफ नहीं होता तो दैट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 सालों तक। लेकिन लॉसेज ऑन स्पेकुलेटिव बिजनेस या स्पेकुलेशन बिजनेस कांट बी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड और एडजस्टेड अगेंस्ट द लॉसेज ऑफ अ नॉर्मल बिजनेस। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या होते हैं और इसके बाद स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है। स्पेकुलेशन बिजनेस के हवाले से स्पेशल प्रोविज़न इन द आइज़ ऑफ इनकम टैक्स लॉ क्या हैं, और इसके बाद जो है उनकी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड प्रॉफिट्स जो हैं उनको हमने कैसे डील करना है। नेक्स्ट की क्लास में इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि ये समझें कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर अलाउएबल डिडक्शंस कौन सी हैं, सेक्शन 20, और कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं विच आर टू बी कंसिडर्ड एज नॉट अलाउड इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 21 की। सेक्शन 21 इंतहाई अहम सेक्शन है। मेरा कहने का मकसद कि नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंसेस नॉट अलाउड इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स लॉ वाइड सेक्शन 21। तो यहाँ पे सम अप करते हैं जी आज की क्लास को। सेक्शन 18, 19 हमने कवर किया, इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन